नमस्कार दोस्तों। पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला पेपर होने वाला है। हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। एक व्यक्ति को 10.20 रुपये प्रति किलो और 14.40 रुपये प्रति किलो के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखो, ये रेशियो एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक प्रकार था 10.20 था उसका रेट, दूसरा जो प्रकार था उसका रेट था 14.40। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण बना उसकी कीमत क्या आ रही है, 12.60। देखो, कुछ इसका पार्ट होगा, कुछ इसका पार्ट होगा, तो इसके बीच की कोई वैल्यू आएगी। ये तो पहले से हमको पता है कि कुछ इससे मिलाया, कुछ इससे मिलाया, तो इन दोनों के बीच की एक वैल्यू आ गई 12.60। ठीक है ना। रेशियो एलिगेशन का मेथड लग रहा है यहाँ पे। तो 14.40 से 12.60 को हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.8, और 12.60 से 10.20 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब इसको देखो, 6 से हम भाग कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये रेशियो है। तो 6×3 = 18 और 6×4 = 24, मतलब 3:4 का रेशियो आ गया इनका। अनुपात में अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो उनकी कीमत, जो मिश्रण की कीमत आएगी, वो 12.60 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम का 80% भाग 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, 80% काम करने में उसको कितना समय लग रहा है, 80% काम था उसको करने में, ये ए का बता रहा है वो। ठीक है ना, उसको लगते हैं 20 दिन। ठीक है ना, तो 100% करने में कितना टाइम लगेगा उसे, अगर मैं पूरा काम उसी से कर रहा हूँ कि भाई कितने दिन में कर देगा, तो ये 100% करेगा बट 80, 20×4 = 80 और 4 से ये गया 25 बार, मतलब ये 25 दिन में काम पूरा कर देगा। 25 दिन में काम पूरा कर देगा। अब ये क्या कहते हैं कि इसने 80% काम तो कर लिया था, ठीक है ना, उसके बाद इसने क्या किया था, बी को बुला लिया था और बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा किया था। 20 दिन तो ये काम कर ही चुका था, इसको 5 दिन जो एक्स्ट्रा ये जो काम करता है, ये इसने 5 दिन काम नहीं किया। इसने क्या किया कि इसने बी को बुला लिया उस टाइम पे, तो इसका 5 दिन का काम मतलब 5A किसके बराबर हो गया, 3A + B। इन दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया। ठीक है ना, तो यहाँ से 5A = 3A + 3B। ठीक है ना, 5 से 3 से इधर गया तो ये 2A बच जाएगा इधर, और ये हो गया 3B। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, कार्य क्षमता। ठीक है ना, अभी कह रहा है कि बी को अकेले कितना समय लगेगा काम करने में। टोटल काम है कितना, 25 दिन का है ए के हिसाब से। ठीक है, ए को हटा के इसकी एफिशिएंसी रख देता हूँ मैं, ए की एफिशिएंसी क्या है, 3। ठीक है, हमको कराना किससे काम, बी से, तो बी से हम वो काम करा देते हैं। तो ये कितना होगा, 25×3 = 75/2, मतलब 37.5 दिन में क्या हो जाएगा, बी अकेला उस काम को कर सकता है। तो आंसर कौन सा आ गया इसका, 37.5। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। देखो, पॉइंट हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, ये कितने डिजिट से पहले था, 1 2 3 और एक ये 4, और यहाँ पे कितने से, 1 2 3 4, तो ये हट गया। तो ये क्या बच गया, अभी ये बच गया 95 × 85/17 इंटू ये 19 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 100 ऊपर कर देते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर लेंगे। ठीक है ना, तो 17×5 = 85 हो गया 5 बार, और 19 से 5 बार 95 गया। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 25 और 2 जीरो, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 50। तो 50 कौन सा आंसर है इसका, ए इसका आंसर है। ठीक है, 24 क्वेश्चन करते हैं। ये दो नालियाँ ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ये टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट होते हैं। इसको 6 घंटे लग रहे हैं, इसको 4 घंटे लग रहे हैं। मैंने एलसीएम ले लिया 12, मतलब टोटल टंकी में पानी कितना, 12 लीटर। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2, और इसकी कार्य क्षमता आ गई 3। अब ये कह रहा है कि बारी बारी से खोला, मतलब पहले घंटे किसको खोला, ए को, ये ए है और ये है बी। तो पहले घंटे ए को खोला, जो पहला घंटा था, उसके बाद जो दूसरा घंटा आया उसमें बी को खोला, तो ये कितना भरेगा, 2, और ये कितना भरेगा, 3। मतलब 2 घंटे में कितना, 5 लीटर भर देगा।
ठीक है, इसके मल्टीपल के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई 5 12 के कितने करीब तक जा सकता है। तो मेरे को पता है कि भाई 10 तक जा सकता है, तो ये 2 घंटे लग गए थे यहाँ। ठीक है, तो इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे, तो 4 घंटे में क्या हुआ, 10 लीटर भर गया। अब 5वां घंटा आया तो किसकी बारी आई, एक ही, तो ये 1 घंटे में कितना भर सकता है, 2 लीटर। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे में भर गई टंकी, 5 घंटे में। तो आंसर क्या आ गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। ए, बी तथा सी एक कार्यक्रम से 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी 5 आ गई, इसकी 4। इनकी कार्य क्षमता निकाल ली हमने। और ये कह रहा है कि उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। मतलब ए ने क्या 5 दिन पहले छोड़ दिया और इसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन, काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया। इसने 5 दिन, इसने 3 दिन। तो मैं क्या कहता हूँ कि इनको छोड़ के मत जाने दो, इनसे कहो भाई हमारा काम तुम इतने दिन और कर दो, मैं उतना काम बढ़ा लेता हूँ और फिर डायरेक्टली तीनों की जो भी कार्य क्षमता है उससे मैं भाग कर दूंगा, तो टोटल मेरे को पता चल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या था, लास्ट टाइम में सिर्फ सी ने काम किया था, तो ए भी तो छोड़ के चले गए थे। तो जो ये काम नहीं करते उसको भी इनसे करा लेते हैं। तो ए 5 दिन में कितना काम करता, देखो 60 तो पहले से था काम, और ये 5 दिन में कितना काम करता, 6 इसकी कार्य क्षमता थी, तो ये कितना 30 काम करता। और बी कितना करता, इसकी कार्य क्षमता थी 5, तो ये करता 15 काम। तो टोटल काम कितना हो गया अब, 90 और 15 105 काम हो गया टोटल। ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 आ गई एफिशिएंसी, 15 सत्ते 105। 7 दिन लगे टोटल काम खत्म होने में, जिसमें कि 7 दिन तो सिर्फ सी ने काम किया है टोटल। ये 5 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो ए ने 2 दिन किया होगा, और ये 3 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो बी ने कितने 4 दिन किया होगा, और सी ने पूरे 7 दिन काम किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 26 करते हैं। कहता है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। ठीक है, 59% उसने खर्च कर दिया। ठीक है भाई, और बाकी की बचत करता है। तो बचत कितनी करी होगी उसने, कितने परसेंट, 41% उसने बचत कर ली होगी। कह रहा वह अपने व्यय का कितने प्रतिशत बचत करता है, तो 41 बचत करता है, और है कितना व्यय उसका 59%। इसका हम 100 निकाल देते भाई, कितने प्रतिशत आएगा, तो ये आ जाएगा 69.49%। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयताकार समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है। देखो आयताकार समांतर षटफलक क्या होता है, आप क्यूबॉइड की तरह मान सकते हो इसको। ठीक है ना, एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एल बी और एच तीनों साइडों का जो योग है वो क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है क्यूबॉइड में, घनाभ में, क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। तो इसका होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये क्यूबॉइड का विकर्ण है या डायगनल बोलते हैं। ये कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये कर लेते हैं सॉल्व कि ये कितना आएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, अभी क्या कह रहा है कि तदनुसार उसका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो इसके 6 पृष्ठ हो गए, तो 6 पृष्ठ का क्या है, हर पृष्ठ का एक एल बी होगा, एक बी एच होगा और एक एच एल होगा, और एक इधर है तो एक पीछे की तरफ होगा, तो सबके दुगने हो जाएंगे। तो ये इसका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो जो इक्वेशन ये 1 हमने जो दी हुई थी, गिवन थी, इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ब्रैकेट में 2 एल बी बी एच और एच एल बराबर क्या हो गया 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की तो वैल्यू दे रखी है, 15 का स्क्वायर है। ठीक है ना, और इधर क्या है, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, 2 एल बी बी एच और एच एल। ठीक है ना, ये आ गया 24 का स्क्वायर। इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ, 15 स्क्वायर को दूसरी तरफ, इधर से हटा देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ डायरेक्टली 24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। देखो इसमें या तो आप 24 का स्क्वायर निकाल लो, 15 का स्क्वायर निकाल लो, तब माइनस कर लो डायरेक्टली, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेथड से कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 39, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 9।
ठीक है ना। तो ये इसका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा 351 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 351, ये डी आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। 70% तथा 30% की दो क्रमिक छूटें कितनी मात्रा की एकल छूट के बराबर है। देखो या तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो कि ए प्लस बी और माइनस में होता है ए बी बाई 100। तो ए बी क्या हो गया 70 गुणा 30/100। ठीक है ना, ये 2 जीरो इससे कट गई, ये क्या हो गया 100 और माइनस में क्या हो 21, 21 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा 79%। एक मेथड तो ये हो गया। एक होता है फ्रैक्शन वाला मेथड कि भाई 70% क्या होता है 7/10, मतलब 10 रुपए की चीज़ में 7 का डिस्काउंट मिल गया तो मिला कितने का 3 रुपए का। उसके बाद दूसरी क्या है 30%, 30% मतलब 3/10, तो मतलब 10 रुपए की चीज़ में 3 का डिस्काउंट मिल गया तो 7 की मिल गई। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 100 पे क्या आ गया 21, मतलब 100 रुपए की चीज़ 21 रुपए में मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ 79% का डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे कर लो आप या ऐसे कर लो, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य का 10% की छूट देता है, तदनुसार उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उनकी लागत मूल्य से कितने ज़्यादा रखने होंगे। मान लो भाई 100 रुपये का है, ठीक है ना, इसे 17% का फायदा चाहिए, ये सीपी मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये 17% का फायदे के बाद कितनी होगी 117 रुपये की होगी। ठीक, अब कह रहा है 10% की छूट भी देता है, तो छूट भी देने के बाद है ना ये वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस आ गई, तो छूट को भी इसी में इंक्लूड करेंगे। तो 10/9 ये कैसे किए बता देता हूँ मैं। 10% की छूट का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपये की चीज़ एक के डिस्काउंट के बाद 9 रुपये की दे दी। तो मैं किधर एमआरपी की तरफ जा रहा हूँ, तो एमआरपी क्या है यहाँ पे 10 और सेलिंग प्राइस क्या है 9, तो इसलिए मैंने 10/9 किया। 9 से ये गया 13 बार और 13 दाम 130, मतलब 130 रुपये अंकित मूल्य होंगे इसके। कितने परसेंट ज़्यादा रखना होगा, देखो 100 रुपये की चीज़ थी 130 उसका प्राइस रखा, तो कितने परसेंट ऊपर रखा 30% ऊपर रखा, तो आंसर मार्क कर देंगे कौन सा डी। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 30। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, वह उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उस पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त हो सके, तदनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य कितना होगा। देखो 450 रुपये की उसने खरीदी वो घड़ी, उसको क्या 10% छूट देनी है और 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5/6, एक फालतू हो गया। तो इस पे लाभ भी प्राप्त करना है तो 6/5 कर दो कि भाई लाभ चाहिए मेरे को। ये आ गया सेलिंग प्राइस, अभी तक आ गया है सेलिंग प्राइस, यहाँ तक क्या था ये कॉस्ट प्राइस था। निकल गया मेरा एमआरपी निकालना है मेरे को, बट एमआरपी पे वो 10% की छूट भी दे रहा है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे की थी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वही करूँगा कि मेरे को 10/9 करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये 9 की वैल्यू है, ये छूट देने के बाद की वैल्यू है और मेरे को 10 वाली वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा इसको, 5 और 9 45 ये गया, और 6 एक जीरो ये एक जीरो ये, तो ये कितना हो गया 600 रुपये। तो इसका एमआरपी कितना हो गया 600 रुपये। 31। दो व्यक्तियों ने संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखो जितने भी वोट डाले गए 57% मत उसे प्राप्त हुए, तो दूसरे वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे 43%। ठीक है ना। अभी देखो, और ये क्या कह रहा है कि 42,000 वोटों से वो जीता, अगर एक को 57% मिलके तो एक को 43% मिलते, तो इनका डिफरेंस कितना होता 14% का होता। तो 14% की वैल्यू कितनी बता रहे हैं 42,000 रुपये। तो टोटल अगर वोट निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकाल दो कि भाई 100% कितना होगा। तो 14 से इसको भाग कर दो, 14×3 = 42, 3 जीरो ये आ गई और 100 की 2 जीरो आ गई। ठीक है, तो ये आ गई 3 लाख वोट थी टोटल। तो आंसर कौन सा हो गया सी, इसका आंसर हो गया। कह रहा है एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो बताइए वह संख्या क्या है। 10% का मतलब क्या होता है 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 में से एक कम कर दो तो क्या आ गया 9, पर 9 तो नहीं आया, वो क्या आया 30। तो 9 को 30 करना है मेरे को, 9 को 30 बनाना है, तो कैसे बनाऊँ 30/9 से गुणा कर दो, और यही वैल्यू की गुणा हम जो एक्चुअल में नंबर निकाल रहे हो उसमें कर दो। तो 10 गुणा 30/9, ये क्या हो गया 300/9। इसमें इसको भाग कर दो, 9×3 = 27, 3 बचे 0, 9×3 = 27, 3 बचे 3/9, 3 से 1 3, मतलब वो नंबर क्या आ गया 33 सही 1/3। तो इसमें कौन सा आंसर आ गया, इसमें 20 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 108 मीटर एक
और 112 मीटर एक। ये दो रेलगाड़ी है समांतर पटरियों पर एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं। एक की स्पीड क्या है 45 किलोमीटर, दूसरे की क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे। देखो ट्रेन कभी भी एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों अपनी आपस में लंबाइयों को पार करती हैं। तो एक इसकी लेंथ क्या है 120 मीटर, इसकी क्या है 112 मीटर। इसकी स्पीड क्या थी 45 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। पेपर में आपको कभी भी इस तरह से लिख के नहीं सॉल्व करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है और जो भी आपको ऑपरेशन करने प्लस माइनस जो भी करना है डायरेक्टली कीजिए, पर ऐसे वैल्यू मत रखिए। ये आपके 10th-12th का एग्जाम या बीएससी या एमएससी का एग्जाम नहीं है, ये आपका कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है। यहाँ पे उसी को नंबर ज़्यादा मिलेंगे जिसने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं। कोई मायने नहीं रखता आपने कितना जमा के किया कितना नहीं जमा के किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की स्पीड कितनी होगी 99 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है ना। तो 99 गुणा 5/18 कर लेंगे, ठीक है। 9 से 2 बार गया और 9 से 11 बार गया, ये हो गया 11×5 = 55/2 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसको ट्रैवल कितना करना है, जो टाइम पूछ रहा है ना कि टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने 108 मीटर, तो ये अपनी लेंथ है इसकी, और 112 मीटर इसकी लेंथ है। तो दोनों जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे की लेंथ को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 220 मीटर, ठीक है। और कितना स्पीड थी दोनों की मिला के 55/2, ये ऊपर चला गया। 55 से 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 से गए 4 बार और 4 दूनी 8, मतलब 8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। 7 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र बताओ। मैंने मान लिया भाई की उम्र है x, तो बहन की उम्र क्या होगी x-6, 6 वर्ष उससे छोटी है वो। अब कह रहा है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या होगा, इसकी -7 कर देता हूँ, इसमें -7 करूँगा और 7 6 ये 13, तो इसकी होगी ये। बोलता है कि दोनों का जो गुणनफल है उसकी वैल्यू दे रखी कितनी है 72, तो इसको 72 के बराबर रख देते हैं। अब गुणा कर लो, ये हो गया x² - 13x, ये हो गया -7x और माइनस माइनस प्लस 13 7 91 बराबर हो गया 72, ठीक है ना। ये हो गया x² - 13 और 7 कितना होगा 20x, और इधर ये प्लस का था इधर से माइनस का आएगा, 91 से 72 के 19 बचेगा बराबर 0। यहाँ इसको फैक्टर कर लेंगे, x -² - 19x -x + 19 बराबर 0, और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचा x - 19, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे आएगा x - 19 बराबर 0 और x - 19 और ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, 19 आ गई और 1 आ गई। देखो अब इसकी उम्र 19 साल अगर है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि इसकी बहन की उम्र क्या होगी 6 साल कम होगी, तो उसकी 13 हो जाएगी। पर अगर इसकी एज 1 साल है और इसके 6 साल इससे बहन छोटी है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आ गया 19 साल। 19 साल कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक्स वाई तथा जेड में कुछ धनराशि वितरित की गई। एक्स को वाई से 25% अधिक मिली और वाई को जेड से 25% कम मिली। एक्स वाई जेड का अनुपात पूछ रहा है। तो एक्स वाई और जेड, एक्स और ये 25% क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। तो एक्स को वाई से 25% अधिक मिली, तो वाई को 4 मिली होगी, तो एक्स को क्या 5 मिला होगा। और वाई को जेड से कम मिली, तो अगर जेड को 4 मिला होगा तो इससे 1 कम मिली होगी, तो इसको 3 मिली होगी। देखो 3 की जगह आगे खाली है तो 3 लिख दो, 4 के आगे जगह खाली है तो 4 लिख दो। अभी इनकी गुणा कर दो, 5 × 15, 4 × 12 और 4 × 16, 15 12 और 16, ये इनका रेशियो आ गया, बी इनका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नम्रता और सलमा ने एक ही बीजीय व्यंजक को अलग अलग तरीके से हल किया, जिसका हल करने का तरीका सही है। देखो इसने फॉर्मूला खोला बट ये गलत फॉर्मूला खोला, ये गलत हो गया। इसने फॉर्मूला खोला, ये सही फॉर्मूला खोला इसने, ठीक है ना। ये कौन है सलमा, तो सलमा का सही है। अभी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, 2a + 3b और 5a - 9b का योग बताओ। देखो 5 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7a, और 9b और 3b ये माइनस का है तो ये क्या हो गया -6b, तो 7a - 6b, आंसर कौन सा हो गया ए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ए बराबर 30 डिग्री दे रखा है और ये एक्सप्रेशन है 4 cos क्यूब a - 3 cos a। देखो ये डायरेक्टली फार्मूला होता है ऐसे, ये फार्मूले की वैल्यू क्या होती है cos 3a। cos 3a बराबर होता है 4 cos 3a - 3 cos a। पर अगर ये आपको ऐसे नहीं पता है,
अगर सपोज दैट आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन तो करना है आपको। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है। 4 cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और इसका हो गया क्यूब, और इधर हो गया 3 cos ए की वैल्यू कितनी 30, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 3√3 और ये हो गया 8, 4 से 8 गए 2 बार, और माइनस में ये हो गया 3√3/2, इधर भी इतना ही बच रहा है, इधर भी इतना, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, cos 3a तो ए की वैल्यू 30 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब डी इसका आंसर है। वो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपको अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, कह रहा है एक्स की वैल्यू 30 है तो वाई की वैल्यू बताओ। देखो मैंने कल भी आपको एक प्रैक्टिस आइटम बताया था, लाइन के एक तरफ जो एंगल बनता है उसको 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3y + 2x की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो 30 दूनी ये तो 60 हो गया, और ये 3y बचा, तो यहाँ से 3y की वैल्यू आप निकालोगे तो 180 से 60 गए 120, और 3 से 120 गया 40 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 40। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बोलता है EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। देखो ये एक वृत्त है, ठीक है। जीवा क्या है, आप किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से मिला दो वो जीवा होती है, और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा, जिसको डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये होगी जीवा, ये जीवा होगी E और F, ठीक है। इससे डाल दिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो कभी भी केंद्र से जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है तो जीवा उसमें 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो 5 ये हो गई और 5 ये हो गई, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या इसने बता रखी थी 13, तो देखो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये 90 डिग्री है, ये 13 हो गया इसका कर्ण, और ये हो गया 5 इसका आधार, तो ये कितना बचा 12, तो लंबी की लंबाई कितनी होगी, आंसर हो गया ए 12 सेंटीमीटर। अगर आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आती है, मेरे मेथड अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके आसपास में कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ मेरी इन वीडियो को साझा करो। जय हिंद, जय भारत।